अहमदनगर, बरार, बीदर, शिहाब, रवि रंजन, तो ये महमूद गमा के अंत के बाद, महमूद गमा किसका वजीर था? अलाउद्दीन अहमद गद्दी के बाद शिहाबुद्दीन महमूद शाह गद्दी पे बैठा। तो ये जब गद्दी पे बैठा था बहुत छोटा था, इसलिए सत्ता थी निजामुल मुल्क के हाथ में। और इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया महमूद शाह ने, निजामुल मुल्क को अपना वजीर बना दिया, वजीर आजम। निजामुल मुल्क दक्कनियों में बहुत लोकप्रिय था, दक्कनी मुसलमान। अब शिहाबुद्दीन को यह भी डर सताने लगा कि कहीं ये निजामुल मुल्क हमारा तख्ता पलट करके खुद सुल्तान न बन जाए। अल्पवयस्क था और उसके ऊपर निर्भर भी था, इसलिए उसको डर सताने लगा। और दक्कनियों ने सुल्तान की हत्या का प्रयास किया। तो ये डर और भी पुख्ता हो जाने से सुल्तान ने दक्कनियों की हत्या के आदेश दे दिए। तो निजामुल मुल्क का भी वध कर दिया गया और दक्कनी मुसलमानों का भी वध कर दिया गया। 3 दिन तक ये नरसंहार चलता रहा। अब तो पूरे बहमनी एम्पायर में भयानक विद्रोह फैल गया, क्योंकि जब दमन चक्र चला तो जिनके पास भी गुंजाइश थी, बहमनी एम्पायर कमजोर भी पड़ चुका था, क्योंकि महमूद गजनवी जैसे सेना नायक और वजीर अभी बहमनी एम्पायर में नहीं थे। और ये दक्कनी बहमनी सल्तनत की ताबूत में आखिरी कील था दक्कनियों का विद्रोह। महमूद शाह को एक दूसरे वरीद की नियुक्ति करनी पड़ी, इसका नाम था कासिम बरीद। गुड इवनिंग गार्गी। जो नए लोग हैं ये हमारे कम्युनिटी लिंक से कनेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाओगे। अनअकैडमी का ही है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कासिम बरीद ने इस स्थिति का लाभ उठाया, ये जो विद्रोह की स्थिति थी। 1518 तक आते आते शिहाबुद्दीन महमूद शाह की मौत हुई और बहमनी एम्पायर 5 खंडों में बट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। जो इस मैप में दिखाया गया है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। गोलकुंडा इधर ही होगा, ये है गोलकुंडा। सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की बरार में, में। स्वतंत्रता की घोषणा तो सबसे पहले की, लेकिन स्वतंत्र सबसे बाद में हुआ।
और इसमें जिस साम्राज्य की स्थापना हुई 1490 तक आते आते, उसे कहते हैं बरीद शाही। तो सत्ता की पूरी शक्ति कासिम बरीद और उसके बेटे अमीर अली बरीद के हाथों में केंद्रित थी। इसी अमीर अली बरीद को कहा जाता है दक्कन की लोमड़ी। अब शिहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शिहाबुद्दीन की मौत के बाद इसके 4 बेटे बारी बारी से सुल्तान बने। अहमद 1518 से 21 तक, अलाउद्दीन 15 से 21, वलीउल्लाह 1521 से 1524, कलीमुल्लाह  ये अंतिम बहमनी शासक था 1524 से लेकर के 26 तक। इसने बाबर को अपनी सहायता के लिए इनवाइट किया था उत्तर भारत से, लेकिन बाबर ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी बात। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहमनी एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। सबसे पहले महमूद गवां का उल्लेख किस बहमनी सुल्तान के काल में मिलता है? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह और हुमायूं। कोई बात नहीं, जो जिनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो जो क्लासेस छूट गए उनको कवर कर लो, कवर हो जाएंगे इसलिए। पोल क्यों हैंग कर गया? कभी कभी आपका पोल नहीं आता, कभी मेरा नहीं आता। और विजयनगर में वास्तविक लड़ाई किस बात को लेकर के थी? एक बार ये हसन बहमन शाह का मकबरा है बीदर में। और ये महमूद गवां ने जो मदरसा बनाया था जब वो बहमनी सल्तनत का वजीर हुआ करता था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी, ये वो मदरसा है। उस मदरसे के भग्नावशेष ये गोलकुंडा का किला है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। विजयनगर और बहमनी के संघर्ष की दास्तान क्या है?
दोनों एक साथ, ये नीचे वाला विजयनगर एम्पायर है, ऊपर वाला बहमनी एम्पायर है, दोनों एक साथ 14वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए और दोनों राज्यों के बीच थी कृष्णा और तुंगभद्रा। इधर से कृष्णा बहती है, इधर से तुंगभद्रा बहती है और ये बीच का जो इलाका है इसे कहते हैं रायचूर दोआब। चूंकि दोआब था तो फर्टाइल था, इसीलिए संघर्ष होता रहा। 200 साल तक इस दोआब पर कब्जा करने के लिए संघर्ष चला दोनों राज्यों में और अंतिम संघर्ष हुआ 1565 ईस्वी में, जिसे कहते हैं तालीकोटा। बुरहान माशिर का लेखक अली बिन अजीज उल्लाह तत्तबा कहता है ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष था, इसका कोई आर्थिक कारण नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से 4 कारणों में बांटा जा सकता है। सिर्फ ये धार्मिक कारण नहीं था। पहला है भौगोलिक, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों द्वारा निर्मित रायचूर दोआब दोनों की सीमा में बीच में था, इसलिए संघर्ष होता रहा। राजनीतिक कारण भी थे। क्या? विजयनगर एम्पायर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। तो विजयनगर एम्पायर को अगर कहीं विस्तार करना था अपने राज्य का, तो ऊपर ही उसके पास विस्तार करने की जगह थी, समंदर में तो जाता नहीं। तो ये राजनीतिक कारण था। बहमनी 3 ओर से घिरा हुआ था, ऊपर से मालवा, इधर से गुजरात और इधर से उड़ीसा। तो ये भी विस्तार करता था तो नीचे जाता था। और तीसरा आर्थिक तो मैंने आपको बताया ही। खनिज भी बहुत परिपूर्ण रूप से प्रचुर थे यहाँ पे और मतलब ये उपजाऊ था। चौथा सामरिक कारण था। सामरिक यानी युद्ध संबंधी। रायचूर द्वार पर जो अधिकार कर लेता ना, वो ज्यादा ही अमीर हो जाता और युद्ध में सक्षम हो जाता। इसलिए सामरिक कारणों से भी दोनों लड़ते रहते थे। इस लड़ाई की शुरुआत हुई बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम और विजयनगर शासक बुक्का प्रथम, इन दोनों के मध्य शुरू में। इसमें बेचारा बुक्का हार गया, लेकिन दोआब पर अधिकार नहीं कर पाया विजयनगर। जब विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, सॉरी बहमनी साम्राज्य ध्वस्त हो गया, तो कृष्णदेव राय थे उस समय विजयनगर के। उनके बारे में हम पढ़ेंगे जब विजयनगर पढ़ेंगे। विजयनगर के महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इवन बाबर इनको बाबरनामा में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में गणना करता है, लेकिन यह भी रायचूर द्वार पर विजय नहीं हासिल कर सका। और इसी द्वार को लेकर के 1565 ईस्वी में जितने बहमनी टुकड़े टुकड़े हुआ था, बीजर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब एक संघ बनाते हैं और तालीकोटा का युद्ध होता है और विजयनगर का शासक था राम राय। इनको पराजित करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते। तो ये रायचूर संघर्ष की दास्तान थी। और ये हफ्त गुंबद, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महमूद गवा के संदर्भ में इन कथनों में क्या सत्य है? शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को मृत्युदंड दिया। विजयनगर के क्षेत्र गोवा पर गवा ने अधिकार किया। महमूद गवा ने सल्तनत को 4 भागों में बांटा।
गवा ने जागीरदारी प्रथा को मजबूत किया। आठ प्रांतों में बांटा और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया। खालसा लैंड को बढ़ाया और जागीर लैंड को कम किया। अब हम विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, बहमनी की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो इनकी व्यवस्था का आधार इस्लाम था और नाम मात्र को ही सही अब्बासी खलीफाओं को अपने खुतबे में स्थान देते थे और अपने सिक्कों में इन्होंने नासिर अमील उल मोमिनीन खुदवाया। केंद्रीय शासन की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च तो सुल्तान ही था, निरंकुश, और अपने आप को ईश्वर की परछाई कहते थे। बहमनी शासकों में एक शासक हुए हैं मुजाहिद शाह। इन्होंने अपने राजत्व का दैवी सिद्धांत लागू किया। इनके मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। इन मंत्रियों के क्रमशः नाम थे वकील उल सुल्तनत, ये प्रधानमंत्री था। अमीर जुमला, ये वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। विदेश मंत्री को कहते थे वजीर ए अशरफ। विदेश मंत्री वजीर ए कुल। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षक पेशवा। ये वकील या वकील उल सल्तनत की हेल्प करता था, उसका असिस्टेंट था।
नाजिर, आर्थिक उपमंत्री यानी वित्त मंत्री का सहायक। कोतवाल, पुलिस विभाग का अध्यक्ष। सदरे जहर, सदरे जहर का एक नाम था राष्ट्र ए जहां। ये था मुख्य न्यायाधीश। साथ ही साथ धार्मिक मामलों का भी प्रधान था और राज्य को दान देने की व्यवस्था रखता था। जो सदृश सुदूर का कार्य था वही कार्य इसका भी था। तो ये आपको ध्यान में याद करना पड़ेगा। नहीं करोगे? नहीं करोगे तो ये अहमद शाह वली के हाथ में जो बड़ी सी तलवार है, ये सब यहां लिखा हुआ है। प्रांत 4 तरफों में बटे हुए थे, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद और तेलंगाना। तरफों के मुखिया को कहते थे तरफदार। ये तरफदार प्रांतों के मुखिया भी होते थे, बहमनी दरबार के प्रमुख मंत्री भी होते थे। जब मोहम्मद शाह तृतीय का शासन आया, इस समय बहमनी साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और इसके प्रधानमंत्री थे महमूद गवां। इन्होंने ही प्रांतों को 8 भागों में बांटा, 4 से 8 कर दिया। तो ये केंद्रीय शासन था। इसके बाद आता है स्थानीय सुशासन। प्रांत सरकार में बटे थे, सरकार परगना में, परगना गांव में। सेनापति को कहते थे अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। और सुल्तान का अंगरक्षक होता था खास खेल। खास खेल खेलता था। राजा का निजी शस्त्रागार अलग होता था, जहां राजा के वेपन्स रहते थे। उनकी देखभाल करने वाले अधिकारी थे शिलहदार। सेना की लामबंदी करने वाला सैन्य समूह होता था बरबरदान। जो सेना की लामबंदी को देखता था। किले के अधिकारी को कहते थे किलेदार। और अभी जो हमने मनसबदारी व्यवस्था पढ़ रहे हैं स्पेशल क्लास में, 4 बजे स्पेशल क्लास होती है, सभी को पता है ना? ये जो 4 बजे स्पेशल क्लास होती है, दैट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, equally important than plus. If you are not attending special class, then definitely you are losing a very precious knowledge which you cannot retrieve back in this plus class, because I never repeat the same class anywhere. You can track my track record since 2 years. I never repeated willingly same thing twice. Accidentally it may happen, because there are multiple things which are old, some are new, but willingly it never happened. So
जो मैं स्पेशल क्लास बनाता हूँ, उसमें मैं ये ध्यान देता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें का एक्सपोज़र हो जाए जो नहीं है। तो उसमें मेरा ये नहीं होता है उद्देश्य कि आपको नए लर्नर एंड ऑल, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सर। सर धन्यवाद मैं प्रणाम। मैं रवि रंजन कुमार बिहार से बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी। जी, तो मैं ऐसे पेशे से मैं टीचर हूँ सर, बट मेरी पढ़ने में जिज्ञासा है तो मैं आपका क्लास करता हूँ सर। बट 4 बजे की कैसे क्या जॉइन होगी मेरा तो है सर, कैसे क्या करें मैं समझ नहीं पा रहा था सर, इसीलिए 4 पीएम लिखा था बार-बार। हाँ, तो जो लोग नहीं आ सकते, जो कॉलेज में या स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो नहीं कर सकते हैं। जी तो सर। उसमें कोई गलत बात नहीं है, और अच्छी बात है कि वो एक साथ डबल ड्यूटी कैसे दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, एथिकल भी नहीं है। तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे ये जो लिंक मैंने ऊपर डाला है ना, इस लिंक पे मैं अपनी सभी क्लासेस का जब होता है उसके आधा घंटा 15 मिनट पहले लिंक डाल देता हूँ कि ये क्लास इतने बजे होने जा रही है। तो पहले तो ये ऊपर जो मैंने लिंक पिन किया है कम्युनिटी का, उसको आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, लिंक तो वहाँ रहेगी ही रहेगी। मान लीजिए शाम को कभी मिलती है, रात को मिलती है, तो उस लिंक पे क्लिक करिए, उसका रिकॉर्डेड वर्जन वहाँ पे चलने लगेगा, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। एज सिंपल एज दैट। तो सर उसका लिंक आप कहाँ पे दिए हैं सर? अभी जो ग्रीन कलर का दिए थे क्या? ये ऊपर क्या आप जो कमेंट जा रहा है ना, कमेंट के ऊपर ब्लू कलर का कोई लिंक आपको दिख रहा है जिसको मैंने पिन किया है, कांटी ठोका है? अभी तो सर मैं बात जी सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ये लिंक नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? तो मैं खोल के देखता हूँ अपनी ही मोबाइल में। देखिए ये मेरा मोबाइल है। जी सर। जी, जी। सबसे ऊपर एक नीला रंग का कोई लाइन दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है अमित सर। हाँ अमित सर। दिख रहा हाँ, है ना? हाँ। जी। उसको छू दीजिए, छू दिए। छूने के बाद कहीं और वो ले जाएगा आपको, उसमें फॉलो को छू दीजिए। हो गया? रवि रंजन जी हो गया? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सभी को? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? गुड। तो शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट वो व्यक्ति था जिसने अपने टाइम में पहली बार मनसबदारी शुरू किया। मनसबदारी प्रथा। तो ये तो था मोटा मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कला और संस्कृति में मैंने आपको फोटो दिखाया। कोई बात नहीं, जो भी शिक्षक हैं या किसी भी जॉब में हैं उनको छूट है, क्योंकि जॉब वालों की मजबूरी जॉब वाले ही समझ सकते हैं। मैं भी करता हूँ, मुझे पता है। और जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सख्त हो तो और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं हो। हाँ, वो रिकॉर्डिंग देखना तो अपडेट हो जाएंगे। जो आज फ्री हैं वो कल जॉब में हो जाएंगे, जो आज जॉब में हैं वो कल और अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे।
हाँ, घर पर आने में 2 बज जाते हैं, तो आप ऐसा करिए 2 से ढाई तक चाय पानी पी लीजिए। 2:30 से 3 परिवार वालों को थोड़ा डांटिए फटकारिए, क्योंकि जो जॉब में होता है उसको थोड़ा सा रौब दिखाना पड़ता है। तुम लोग कोई काम नहीं करते हो, दिन भर बैठे रहते हो, सारी सामान बिखेरे रहते हो, ये किसने कहाँ रख दिया, वो उसने क्यों रख दिया। ये आधे घंटे का ये रूटीन बनाइए। 3 से 3:30 थोड़ा सा नैप ले लीजिए, सो जाइए। 3:30 बजे उठिए, 1 कप चाय बनाइए और 3:30 तक चुस्की ले लेकर के 4 बजे तक पीजिए। 4 बजे फिर मेरी क्लास होती है। जो 4 बजे आते हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और जब जॉब वाले घर आते हैं ना, जब, तो सबके चेहरे बने होते हैं। और वो बेरोजगारों को इस दृष्टि से देखते हैं जैसे वो कितने बड़े पापी हैं, धरती पे बोझ। जैसे उनकी निगाहें ही होती है इस तरह से। बोलते कम है, देखते ज्यादा है। मैंने भी शुरू शुरू में कोशिश की थी, लेकिन मेरे बच्चे आते कूद के मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। 2 2 बच्चे छोटे छोटे। अब उनको कोई क्या तेवर दिखाए। खैर, ये मदरसा है, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ये नष्ट हो गया है। और अहमद शाह फर्स्ट के टाइम में गुजरात के अरबी में बहुत बड़े विद्वान थे, मोहम्मद अल मखजेमी। ये गुजरात से आगे दक्कन। अब विद्वानों को जहां भी, उसी की तो बात कर रहा हूँ, और कौन सी जॉब है, जहां भी विद्वान को इज्जत मिलती है, विद्वान वहां चला जाता है। और एक और जो मोहम्मद शाह था ना, मोहम्मद शहादती, उसके संबंध थे ईरानी कवि हाफिज से। ये हाफिज की चर्चा बड़ी बार आता है। कोचिंग पढ़ने वालों को इज्जत नहीं मिलती। कोचिंग पढ़ा करें, अच्छा। नहीं, मैं इसी तरह से मध्यकालीन भारत की एक प्रसिद्ध रचना है गुलशन ए इब्राहिमी। कोई बता सकता है गुलशन ए इब्राहिमी किसने लिखा है? वेरी गुड, फरिश्ता। और कोई बता सकता है फरिश्ता किसके दरबार में था? इब्राहिम द्वितीय किस राज्य में थे? बीजापुर। इब्राहिम द्वितीय द्वारा फरिश्ता को संरक्षण प्रदान किया। और इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल में गोलकुंडा से इतने अधिक विदेशी विद्वान आ गए कि उनको एक शहर ही बसाना पड़ गया। नगर में जगह ही कम पड़ गई। और उन्होंने शहर बसा लिया हैदराबाद, हालांकि अपनी प्रेमिका के नाम पे बसा है। दक्कन में उर्दू भाषा का बड़ा ही व्यापक विकास हुआ। और बहमनी शासकों ने उर्दू भाषा को आम जनता की भाषा बनाया। ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। उर्दू को आम जनता की भाषा बनाया।
और इसमें सबसे बड़ा योगदान था प्रसिद्ध सूफी संत गैसुदराज बंदा नवाज। गैसुदराज नूरुल, तुमको आती है उर्दू? गुड। तो गैसुदराज बंदा नवाज की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, कोई बताया कौन सी है? मिरातुल आशिक। ये उर्दू की पहली किताब मानी जाती है विश्व की, और खासकर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तानों ने उर्दू भाषा को अपने राज दरबार की भाषा बनाया। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड पहला शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर के राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। उर्दू की दो और बड़ी बेहतरीन किताबें इस समय पैदा हुई। कुतुब मुस्तरी और सरबस। इसके लेखक कौन थे? वेरी गुड संजय बचकी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है रुजवान ए शाह और अफजा। इसके रचयिता है फैज। खुशनामा के रचयिता हैं शाह मीरान। खामुज उस शातिकीन के रचयिता है शाह अमीनुद्दीन अल्लाह। ये सभी उर्दू की विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं। गुलशन इश्क किसने लिखा? मोहम्मद नुसरत। मोहम्मद नुसरत ने इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे अली नामा, तारीख सिकंदरी, मोहम्मद नुसरत को पूरे दक्कन में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। कोई बता सकता है कि इन्हीं को सबसे बड़ा विद्वान पूरे दक्कन में क्यों माना गया उस समय?
नहीं बताओगे? दास दो। क्योंकि उसमें दक्कन में मैं नहीं था। इतना सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो थे साहित्यिक विकास। इसके बाद कला और वास्तुशिल्प। मोहम्मद नुसरत को सिर्फ उर्दू आती थी, फारसी आती होगी। मुझे उर्दू, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, रूसी, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी सब आती है। तो विद्वान कौन हुआ? दो नंबर का क्वेश्चन है ये नेट का। इसके बाद आता है कला और वास्तुशिल्प। तो स्थापत्य की तुगलकी शैली, जो कि दौलताबाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो तुगलकी शैली, तुगलकों की इमारतें भी लगभग ऐसी ही मिलती जुलती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ना बोलो। ये कॉम्प्लीमेंट दे रही हो कि उपहास उड़ा रही हो? नुसरत ने ही लिखा था। हाँ, रूसी भी आती थी। यूक्रेन वाले बुला रहे थे कि एक इंटरप्रेटर की जरूरत है और आपको हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे। मैं कहा पागल हो, ऊपर से बम बरस रहे हैं, पैसा लेके क्या करेंगे? नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। अटैची में पैसा लेके चल रहे, ऊपर से गिरा धड़ाम से। देखो, बुक के राइटर तुमको रखना पड़ेगा, 100 की सीधी बात। एक बुक एक राइटर डेली बनाओ, उद्देश्य उसको रख लो। डेली एक बुक एक राइटर रखेंगे बस। और एक एक स्टेटमेंट डेली रखेंगे। ये तो मैंने ही बताया था, नुसरत नाज। हाँ, याद करें, अच्छा था। याद तो कोई करते नहीं थे। तीन दो लोग याद करते थे, बाकी कहते थे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बुढ़िया सही कह रही है, बुढ़िया सही कह रही है। बुढ़िया सही कह रही वाला सुने हो ना? तुगलकी शैली का सबसे पहले दौलताबाद में प्रचार हुआ, लेकिन बहमनी राज्य की स्थापना के साथ साथ स्वतंत्र हिंदू मुस्लिम शैली का वास्तुशिल्प का विकास 3 चरणों में संपन्न होता है। गुलबर्गा का काल अलग है, भीतर का काल अलग है, और बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों का काल अलग है, जो विखंडन के बाद पैदा हुए। इन तीनों में अलग अलग तरह के वास्तुशिल्प का विकास हुआ। देखो, एमसीक्यू शुरू करेंगे, थोड़ा परीक्षा करीब आने दो, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद भी अभी तो कॉन्सेप्ट के बीच बीच में भी एमसीक्यू चरमाच करते ही है ना। तो बहमनी वंश के संस्थापक बहमन शाह का मकबरा है। ये बंटवारे के बाद ये बीदर में चला गया। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसी का जो मैंने अभी आपको दिखाया था। नहीं, ये अहमद शाह वली का मकबरा है। ये हफ्त गुम्बज
सभी लगभग देखो एक ही टाइप के बने हुए हैं। ये है बैंगन शाह का नंबर। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन का निराकरण है रिवीजन, और कोई निराकरण नहीं। तो इसमें फारसी शैली की एक विशेषता है, मीनाकारी पट्टी। कोई देख रहा है? मीनाकारी पट्टी कहाँ दिख रही है? ये फारसी शैली की विशेषता है। अरे ये जो बीच में, इसमें तो खंडहर बन गया है, बीच बीच में ये डिजाइन बने थे ना यहाँ पे, इसके गुंबद पर भी डिजाइन बने थे। ये फारसी प्रभाव को दर्शाता है। तो बहमनी कला पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे फारसी प्रभाव बढ़ता ही चला गया और इंडो इस्लामी प्रभाव कम होता चला गया। तो गुलबर्गा में एक जामा मस्जिद इसका प्रमाण है। ये गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। ये विशुद्ध फारसी प्रभाव है इसमें। लेकिन गुलबर्गा में ही सुल्तान मुजहिद शाह, दाऊद शाह और उनके 7 फैमिली मेंबर्स को हफ्त मस्जिद में दफनाया गया है। ये हफ्त मस्जिद हिंदू कला के प्रभाव को दिखाता है। ये अब ये जो जालियां लगी हुई है ना, आप देख रहे हो गौर से, ये जालियां, ये हिंदू कला की विशेषता। ये ताखे जो हैं यहाँ पे दीवारों में, ऊपर ये जो खांचे हैं, ये चौबारा निकला हुआ है, झरोखा, ये सब हिंदू कला है। बीदर में महमूद गवां का भी मदरसा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये फारसी शैली में बना हुआ है। और दौलताबाद में चांद मीनार है, वो भी फारसी शैली में बना हुआ है। जहां भी इस तरह का मीनार आपको दिखाई दे, वो समझ लो कि वो फारसी। इस तरह के मीनार भारत में नहीं होते। चांद मीनार, दौलताबाद। समझ गए? तो ये वास्तुकलात्मक विशेषताएं हैं, हिंदू शैली, राजपूत शैली, फारसी शैली, हाँ, इस इंडो इस्लामिक शैली। वो जम्मू एंड कश्मीर अभी मैंने देखी नहीं है, कहाँ मैं थिएटर में ही देखूंगा। वो कुछ प्रिंट अभिमन्यु ने भेजा था, वो मैं थोड़ा सा देखा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बढ़िया चाहिए चीज, तो ओरिजिनल ही देखना है मुझे। कश्मीर वाले, हाँ। चलो देखेंगे, अभी टाइम भी नहीं मेरे पास। तो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से हैं? बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर।
इसके संस्थापक इस टेबल को आपको याद करना है। फतेहुल्लाह इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह, अमीर अली बरीद। इन्हीं के नाम पे इनके राजवंशों के नाम पड़े इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। इनकी राजधानी पड़ी एलिसपुर, नौरसपुर, जुन्नार, गोलकुंडा, बीदर। टाइम इनका ये है। हाँ, ओटी में देखेंगे। IMDb रेटिंग भी बड़ी जबरदस्त है उसकी, 9.9। अभी तक किसी की नहीं गई। याद हो गया? बहमनी एम्पायर की स्थिति ऐसी थी, जैसे निकितीन आया था ना उनके टाइम पीरियड में, रूसी व्यापारी था एथानासियस निकितीन। उसने लिखा है कि बहमनी राज्य 4 वर्ष तक उसने भ्रमण किया था। तो लिखता है कि केवल राजा ही सुखी हैं, जनता परेशान है। अमीर लोग समृद्धि और ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं और जनता की हालत भिखारियों जैसी है, और इस पे राजा ध्यान भी नहीं देते। तो निकितीन ने तो सारी पोल खोल करके रख दी, नीति का नमकीन बना दिया। निकितीन ये भी लिखता है कि सुल्तान जहां कहीं भी जाते हैं, उनके चांदी के सोने के पलंग पहले ही रवाना कर दिए जाते हैं। उनके साथ बहुत से घुड़सवार, सिपाही, मशालची और गवैये चलते हैं। तो अब हम एक एक करके इन राजवंशों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी पूरी दास्तान लिख दी। तो ये 5 राज्यों में बटा। और इनका ये टेबल है। तो सबसे पहले बरार ने घोषणा की कि मैं अलग हो जाऊंगा। महमूद गवानी इसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद को ना, ये पहले ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के ये बन गया था मुस्लिम। और महमूद गवा ने इसको गाविलगढ़ का तरफदार बनाया था। गाविलगढ़, देखो अलग अलग स्रोतों में डेट अलग अलग लिखा होता है, आपको जो अच्छा लगे ले लीजिए। अब इसकी 2 राजधानियां थी, एक तो गाविलगढ़ खुद ही था, दूसरा एलिचपुर। तो कई शासकों ने बरार में शासन किया। फतेहुल्लाह, अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह, बुरहान इमाद शाह। बुरहान का मंत्री हुआ तूफान। इसने बुरहान को कैद करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। मुर्तजा निजाम शाह, ये अहमदनगर का सुल्तान था, जिसने बुरहान को कैद से मुक्त कराया। और 1574 ईस्वी में अहमदनगर बरार में शामिल हो गया, या बरार अहमदनगर में शामिल हो गया। बरार 1484 लिखा है, ठीक है। और इसमें बरार 1490 लिखा है। इसमें स्थापना लिखा है और इसमें लिखा है समय। इसमें घोषणा का समय है, जब इसने अलग होने को कहा। हाँ, घोषणा करता है।
इमाद शाही वंश की स्थापना 1484 में की। ये तो मेरे ही नोट को कॉपी कर लिया इसने। कौन है ये? अरिहंत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भलाई का जमाना ही नहीं है। तो बरार मिल गया अहमदनगर में। अब वंश और संस्थापक को सम्मिलित कीजिए और कोर्ट से सही उत्तर दीजिए। नहीं दोगे? देना पड़ेगा। हैं? लगाया तो सही थे भाई। अब अगला नंबर आता है बीजापुर का। दिस ये कहते थे कि ये तुर्की के ऑटोमन एम्पायर से आए हैं और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल खां, इस्माइल शाह, मल्लू, इब्राहिम शाह। इसी इब्राहिम शाह ने उर्दू को अपनी राजभाषा बनाया और हिंदुओं को अपने ऊंचे पद दिए। फिर अली आदिल शाह, इसने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से शादी की और अहमदनगर से इसने समझौता कर लिया। इसी ने बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण कराया था, जो कि संसार का सबसे बड़ा गुंबद है। ये है गोल गुंबद। इसके बाद अगले शासक आते हैं इब्राहिम शाह द्वितीय। इब्राहिम द्वितीय को जगत गुरु भी कहा जाता है और इनकी एक उपाधि थी अबला बाबा। आदिल शाह वंश का ये महानतम शासक हुआ है।
हालांकि वास्तविक शासिका थी चांद बीबी। ये है चांद बीबी। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद चांद बीबी चली गई अहमदनगर और अंततः मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी की शादी कर दी शहजादा दानियाल से, जो अकबर का बेटा था। इब्राहिम लोदी इतना बड़ा विद्वान था कि उसने किताब नौरस की रचना की और इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। नौरसपुर नगर की भी स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? गोलकुंडा, बीदर, बरार, बीजापुर। पोल तो दे दिया मैंने, पोल जा क्यों नहीं रहा? अरे, अलग होना और अलग होने की घोषणा करना है दो अलग बात है। भाई, अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन सा राज्य था जो पहले अलग हो गया? घोषणा किया बरार ने ना, लेकिन ये पूछ रहा अलग कौन सा? घोषणा करना तो अब जैसे नेता लोग घोषणा करते रहते हैं, लेकिन काम तो करते नहीं। पीजी वाला कौन? चांद बीबी। अब इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। पूजा फर्स्ट, यूजर सेकंड, विजेंद्र थर्ड, अभिमन्यु, संजय, सृष्टि, कृतिका, नुसरत, सीमा और अदिति। तो मिलते हैं शाम की। पूरी बात बोलो ना, यूजीसी का पीजी वाला क्या? यूजीसी का वो